भारत स्वतंत्रता के बाद के संस्मरण और राजनीतिक विचार, 8वां पत्र। प्रिय मित्रों और बहनों, मैं माणक चंद संघी, बेंगलोर, कर्नाटक राज्य से आपसे बातें कर रहा हूँ। श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद देश दंग उदास महसूस करने लगा और सोचने लगा कि आगे क्या होगा। लेकिन आपको मालूम होगा कि भगवान महान और सर्वोपरि है। मुझे ये गीत याद आता है जो कि मेरा पसंदीदा गीत, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं कली, बहारे फिर भी आती है, बहारे फिर भी आएंगी, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं कली। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी ने भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य केंद्रीय नेता थी। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में 1966 से 1977 और इसके बाद 1980 से 1984 उनकी हत्या होने तक सेवा की। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाली केवल महिला थी जिन्होंने प्रधानमंत्री पद शोभित किया। वे 1947 और 1964 के बीच अपने पिता के अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन के मुख्य कर्मचारीगण के रूप में सेवा की। उनका सरकार चलाने में काफ़ी अनौपचारिक प्रभाव रहा। कांग्रेस पार्टी ने 1959 में उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए सहमति नहीं दी थी, लेकिन कैबिनेट मंत्री बनना पसंद किया। उन्होंने आखिरकार 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की बाद प्रधानमंत्री बनने की अनुमति दी। इंदिरा गांधी को अपनी राजनीतिक बहरमी और शक्ति का अभूतपूर्व केंद्रीकरण के लिए जाना जाती है। उन्होंने एक अवधि का संचालन किया जिसमें भारत ने काफ़ी राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य विकास के साथ दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय संरंगना बनने के लिए पहले कहीं अधिक शक्ति से उभरा था। इंदिरा गांधी ने 1975 से 1977 के दौरान राज्य आपातकाल की अध्यक्षता की। इस समय में उन्होंने इस देश पर फरमान के साथ शासन किया और भारतीय संविधान में आखिरी बदलाव किए। इंदिरा गांधी सबसे महान भारतीय प्रधानमंत्री थी और एक सदी की महिला और भारत परिवर्तक के रूप में जानी जाएगी। उनके कार्यकाल में भारत ने अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन किए, जिसने सारे परिदृश्य को बदल दिया और इस देश को जो आज का भारत है बनने में बहुत कुछ योगदान किया। 1966 के दौरान जब उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था, उस समय कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई थी। सामाजिक गुट की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी थी और दूसरे के नेता श्री मोरारजी देसाई थे। 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी करीब 60 सीट होकर 545 की लोकसभा में 297 पर विजयी हुई। इससे इंदिरा गांधी को मोरारजी देसाई को भारत का उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में स्वीकार करना पड़ा। वर्ष 1969 में मोरारजी के साथ बहुत असहमति हो गई, जिससे भारतीय का राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हो गया। इससे इंदिरा गांधी को राज करने के लिए बाहर से सामाजिक और साम्यवादी दलों का सारा समर्थन लेना पड़ा। जैसा मैंने आपको बतलाया था
कि 1969 में श्रीमती गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। यह कदम एक ऐतिहासिक था जिसे भारत के लोगों ने बहुत पसंद किया और इस ठोस निश्चय की प्रशंसा की जिसने इस देश के आर्थिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया। भारत में अधिकतर बैंकों का स्वामित्व और संचालन निजी व्यक्तियों के हाथों में रहता था, जबकि भारतीय रिजर्व के बैंक के अस्थायी नियंत्रण अधिनियम थे। लेकिन इन बैंकों के स्वामित्व रखने वाले व्यापारी जो निजी क्षेत्र की अनदेखी कर अपनी कंपनियों में जनता की जमा राशि को लगा देते थे। उन दिनों में बैंकिंग प्रणाली का प्रसार बहुत कम था और अधिकतर देशवासी इस प्रकार की बैंकिंग प्रणाली में भाग नहीं लेते थे। उसका नतीजा यह रहता था कि गरीबों ने इस बैंकिंग व्यवस्था में भाग नहीं लिया। बाद में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला तब उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीय करने के लिए और गरीबी कम करने के लिए क्रम में एक समाचार पत्र में बैंक राष्ट्रवाद पर आवारा विचार से अपनी मंशा व्यक्त की, जिससे गरीबी कम करने में मदद मिल सकी। इस संबंध में उन्होंने 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे सार्वजनिक जमा राशि 8 गुना बढ़ गई और बैंकों के अग्रिम राशि में 1100% की बढ़ोतरी की छलांग ली। बैंक शाखाओं का आधार 8,200 से अधिक लगभग 62,000 का हो गया। इन शाखाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में खोला गया जहां पर कोई भी शाखा नहीं थी। इस महत्वपूर्ण विकास ने बैंकों का भौगोलिक फैलाव बदल दिया। इस राष्ट्रीयकृत छलाव ने घरेलू बचत को बढ़ाने में मदद की और विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों में अनौपचारिक रूप क्षेत्र में काफ़ी निवेश प्रदान कराए। इससे क्षेत्रीय विकास और भारत के औद्योगिक और कृषि आधार को विस्तार करने के लिए योगदान दिया। इंदिरा गांधी 1971 में राष्ट्रीयकृत मंच पर फिर से निर्वाचित। उन्होंने आगे कोयला, इस्पात, तांबा, रिफाइनिंग, सूती वस्त्र, उर्वरक और बीमा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया। इन सभी राष्ट्रीयकरणों में अधिकांश रोजगार और संगठित श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए किए गए थे। शेष निजी क्षेत्र के उद्योगों को सख्त नियामक नियंत्रण के अधीन रखा गया। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के दौरान 1971 में विदेशी स्वामित्व वाली निजी तेल कंपनियों ने भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए ईंधन आपूर्ति करने से इनकार कर दिया था। इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने 1973 में तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसलिए भारतीय तेल निगम IOC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL और भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वे सेना और भारतीय वायुसेना को तेल की आपूर्ति के लिए एक न्यूनतम स्टॉक स्तर की सीमा रखें। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के समय के दौरान उन्हें एक कमजोर और परेशान अर्थव्यवस्था विरासत मिली। एक सूखा प्रेरित खाद्य संकट के साथ साथ 1965 पाकिस्तान के साथ युद्ध के साथ जुड़ी वित्तीय समस्याओं ने अकाल की स्थिति पैदा कर दी। इससे भारत आज़ादी के बाद तेल मंदी में डूब गया था। सरकार को अर्थव्यवस्था को उदार बनाने जैसे उपाय लेने में पथ्यक्यारा दिखानी पड़ी। सरकार विदेशी सहायता की बहाली हेतु रुपए का अवमूल्यन करने को सहमत हो गई। अर्थव्यवस्था 1966 में बढ़ने में कामयाब रही, परंतु विकास दर 1966 से 1969 में 4.1% से ऊपर समाप्त हुई। विकास का परिसंतुलन इस तथ्य के द्वारा हुआ कि जो भारी सहायता के रूप में अमेरिका सरकार द्वारा वादा की गई और राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय बैंक पुनर्निर्माण और विकास IBRD द्वारा सहायता अमल में नहीं आने से हुई, जो एक उदार अर्थव्यवस्था के लिए समायोजन की कम समय की लागत के लिए बने थे। इसके बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव आ गया जब श्रीमती गांधी ने वियतनाम में अमेरिकी बमबारी की निंदा की और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन की नीति की खाद्यान्न लदान पर रोक लगाने से जो युद्ध के लिए भारतीय समर्थन जुटाने के लिए था, वह इस कारणवश उदारीकरण को छोड़ दिया गया। अनाज कूटनीति और रुपये के मुद्रा अवमूल्यन हमारे देश में राष्ट्रीय गौरव की बात बन गई। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी ने भविष्य में खाद्यान्न के लिए अमेरिका सहायता नहीं लेने के लिए और देश की गौरव को बनाए रखने के लिए खाद्य स्थिति पर निर्भर नहीं रहने का फैसला किया। उन्होंने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु कदम उठाए, जिससे हमारा देश अमेरिकी गेहूं व्यावसायिक रूप से खरीद सके, न कि हमें खाद्यान्न मदद को लेना पड़े। मुझे याद है कि 1967 और 1975 के दौरान की अवधि सामाजिक प्रबोध के कई कार्यक्रम को शुरू किया गया। भारत ने औद्योगिक और खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए सबसे अच्छे प्रयास किए। इंदिरा गांधी ने अर्थव्यवस्था को अधिक से अधिक राज्य नियंत्रण में रखने पर जोर दिया और उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिससे अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को एक स्थिर गति से बढ़ने में मदद मिली। मुझे यह भी याद है कि हरित क्रांति श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 1966 से 1975 के बीच में हुई। परिष्कृत बेहतर कृषि तकनीक, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक अधिक कृषि उत्पादन के लिए इस्तेमाल में लाए गए। अधिक ध्यान और महत्व कृषि उपज की अधिक से अधिक वसूल लेने के लिए सिंचाई को दिया गया। हरित क्रांति के दौरान किसानों ने प्रति एकड़ 50 गेहूं के थैले उपजाए, जबकि वह इसके पहले 5 गेहूं के थैले ही उपजाते थे। इसलिए ही हम हमारे देश को पूरी आबादी को खिलाने के लिए खाद्यान्न उत्पन्न कर सके। हमको दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ा और खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए। तो महत्वपूर्ण और जीवंत निर्णय जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रशासन के दौरान लिया गया, वो था पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत, जो हमारे भारतीय संविधान में था। इंदिरा गांधी ने भारतीय सम्राटों के लिए प्रिवी पर्स के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया। यह सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार के आधार पर किया गया और सरकार ने के राजस्व घाटे को भी कम करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रयासों से प्रिवी पर्स की समाप्ति का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और भारत के संविधान का 26वां संशोधन बना। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 6 राज्यों की स्थापना की। पहला हरियाणा 1966, दूसरा हिमाचल प्रदेश 1971, तीसरा मेघालय 1972, चौथा मणिपुर 1972, पांचवा त्रिपुरा 1972, छठा सिक्किम 1975, सभी मिलाकर 22 राज्यों का भारत। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश 1966 और मिजोरम 1972 का भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्वीकार किया। इंदिरा गांधी ने भाषाई आधार पर पंजाब के पुनर्निर्माण के लिए अकालियों की मांगों को स्वीकार कर लिया। हिंदी बोलने वाले
इलाकों को एक अलग राज्य हरियाणा बनाया, जबकि पहाड़ी बोलने वाले पहाड़ी इलाकों को जो पूर्वोत्तर में था उनको हिमाचल प्रदेश के रूप में नामित किया गया, लेकिन वे क्षेत्र ही हिंदी और सिख समूह के बीच राजनीतिक संघर्ष को नहीं मिटा सकी। पंजाब और हरियाणा की सीमा पर समृद्ध शहर का दर्जा नहीं सुलझाया जा सका, इसलिए चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी बनी और जिसे एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया। कृपया देखिए, हमने 1971 में पाकिस्तान से युद्ध में जीत हासिल की। इससे भारतीय शक्ति को कश्मीर में संगठित कर दिया। इंदिरा गांधी ने कश्मीर पर कोई बड़ी रियायतें नहीं दी। आपको पता होगा कि शेख अब्दुल्ला जो कश्मीरी अलगाववादियों का सबसे प्रमुख नेता था, उसे दक्षिण एशिया में नए शक्ति के आलोक में कश्मीर को लेकर भारत की इंदिरा गांधी का नियंत्रण पकड़ को पहचान गया। इस संदर्भ में शेख अब्दुल्ला ने 1975 में कश्मीर को दिए गए एक विशेष स्वायत्त दर्जे के बदले जनमत संग्रह की मांग को छोड़ दिया। इसलिए श्रीमती गांधी ने जम्मू और कश्मीर राज्य को भारत के संविधान का हिस्सा घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी ने मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया और पूर्वोत्तर सीमा जैसे अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। इन क्षेत्रों को राज्य का दर्जा दिए जाने पर संक्रमण सफलतापूर्वक उनके प्रशासन की देखरेख में किए गए, जो यह सिक्किम भारत का राज्य के रूप में विलय के बाद किया गया। इंदिरा गांधी का दृष्टिकोण था कि गरीबी को स्पष्ट दृष्टि, लोभ जैसी इच्छा और सबसे कठोर अनुशासन से मिटाया जा सकता है। उन्होंने कांग्रेस के समाजवादी मिशन के नाम पर 1975 में राज्य आपातकाल को लगाया। आपातकाल की स्थिति में उन्होंने फरमान और संवैधानिक बाधाओं के बिना भारत पर शासन। इंदिरा गांधी के समय के दौरान ही देश में बड़े पैमाने पर भूमि पुनः वितरण कार्यक्रम किया गया और जिन व्यक्तियों के पास अधिक भूमि थी उसको पुनः भूमिहीन को वितरित किया गया। भूमिहीन मजदूरों को घर, बंधुआश्रम के उन्मूलन और गरीबों के ऋणों पर रोक लगाने जैसे कार्य उनके समय के दौरान ही लागू किए गए। उत्तर भारत जो सुधारों का केंद्र था, वहां पर लाखों एकड़ जमीन भूमि का अधिग्रहण किया गया और पुनः वितरित किया गया। सरकार भूमिहीन मजदूरों के लिए घर जुटाने में सफल हुई। 4 करोड़ घर 1975 में ही बनाए गए। इन सामाजिक सुधारों का दीर्घकालिक प्रभाव मध्यवर्ती और निचली जातियों से मध्यम वर्ग के किसानों की प्रमुखता को जन्म दिया। मात्र 9 सशक्त सामाजिक वर्गों के उत्थान ने उत्तर भारत के इलाके का राजनीतिक भूगोल को चुनौती दी। इंदिरा गांधी भारत की एक चमत्कारी जननेता थी और आंध्र प्रदेश में इतनी प्रसिद्ध थी कि आंध्र प्रदेश के लोग उन्हें इंदिरा माँ इंदिरा के नाम से बोलते थे। वे लोग खुले तौर पर कहते थे कि हम इंदिरा माँ के अलावा किसी को भी नहीं जानते। इसका कारण यह था कि राज्य में ग्रामीण गरीबों के लिए कम लागत के घरों का निर्माण किया गया, जो इंदिरा आवास योजना के तहत किया गया था। इंदिरा गांधी भी भारतीय राजनीति और भारतीय संस्थानों में भाई भतीजावाद की संस्कृति को बढ़ा देने के लिए जुड़ी हुई थी। जैसे केंद्र सरकार की कम लागत वाली आवासीय योजना, जो इंदिरा गांधी आवास योजना, उनके नाम पर रखी गई। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी उनके सम्मान में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम पर रखा गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भी उनके नाम पर रखा गया, जो विश्व में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
1975 में राष्ट्रीय एकता के लिए वार्षिक इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना की, जो उनकी पुण्यतिथि के बाद की याद में दिया जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट भी गठित किया गया, जो हर वर्ष इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित करता है। मैं अपने अगले पत्र में उनके बारे में आपसे बातें करूँगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मन संतोष के लिए आप इन शब्दों का उच्चारण करें। वाहेगुरु 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 जी, वाहेगुरु 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 जी, वाहेगुरु 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री वेंकटेशाय नमः, ओम श्री वेंकटेशाय नमः, ओम श्री वेंकटेशाय नमः, ओम श्री वेंकटेशाय नमः।